हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ वेक्टर्स। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ वेक्टर कवर कर लिया था। देन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर इक्वेशन सेकेंड लेक्चर में कवर किया था। देन आपका ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी वीटीपी कवर किया था, उसका एप्लीकेशन वॉल्यूम्स वी हैव कवर्ड। फोर्थ लेक्चर में वी आर कवरिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इजीली हो जाएगा। एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर एडवांस, मेंस में नहीं आता। ट्रिपल प्रोडक्ट भी मेंस से हटा दिया गया, फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 प्रोडक्ट तो कभी मेंस में आया नहीं। एडवांस में भी लेस है, उतना हाई वेटेज नहीं है, लेस वेटेज है। फिर भी ये एक टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर है, तो करवाया जाता है। एंड देन फाइनली वी विल कवर एरियाज इन अ लास्ट लेक्चर। एंड फिर इस पे जितने भी 2025 में PYQs आए हैं वो कर लेंगे, फिर ये चैप्टर डन एंड डस्टेड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते, छोटा सा ही लेक्चर होगा। दिस इज टुडेज गोल, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो जैसे हमने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे ही स्केलर प्रोडक्ट होता है बिटवीन 4 वेक्टर्स। यहाँ पे आप 4 वेक्टर देख रहे होंगे, तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स कहलाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? जब भी कोई एक तरीका होता है सोचने का कि कोई न्यू प्रॉब्लम दिखा, इसको वी कैन कन्वर्ट इनटू ओल्डर प्रॉब्लम। सोचिए ये ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक वेक्टर ही तो बनेगा। तो इसको आर वेक्टर मान लेते हैं। अब ये क्या बन गया, आर वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी, ये तो एसटीपी बन गया ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉट और क्रॉस हम लोग को पता है इंटरचेंज हो जाता है, तो डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको वापस से वही लिख देते हैं जो था। अब यहां पे देखिए ये क्या बन गया, ये कुछ जाना पहचाना सब बन गया। ये मैथ्स में इंपॉर्टेंट है। ये वापस से ओल्ड प्रॉब्लम बन गया या ओल्ड कॉन्सेप्ट बन गया। इसको तो आता है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या होता था, इसके साथ मल्टीप्लाई, दूर के साथ डॉट, और फिर जो बच गया बी वेक्टर बच गया, लिख देंगे माइनस। अब हो गया बी डॉट सी, अब पास वाले के साथ डॉट, बच के आ गया ए वेक्टर। अब ये फाइनली डॉट करना है डी वेक्टर के साथ। अब इसको ओपन कर देते हैं, डॉट और क्रॉस प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है बी डॉट डी। थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो याद करना इस फॉर्म में, बट एक अच्छा सा फॉर्मूला बनता है। तो आप ये देख सकते हैं स्केलर है, क्योंकि यहां से भी 2 वेक्टर का डॉट एक स्केलर होता है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। यहां से भी न्यूमेरिकल वैल्यू का फील हो रहा है। इसको व्हाट वी कैन डू, इसको एक डिटर्मिनेंट 2/2 क्रॉस का डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ऐसे याद करिएगा, यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए। ठीक है, ऐसे कॉलम्स में ए बी दिए। अब रोज में सेम देंगे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। पहले ए दिए कॉलम्स में, बी दिए कॉलम्स में, फिर रो में सी दिए, रो में डी। तो ऐसा अल्टरनेट पैटर्न चलता है। एंड दिस इज आवर फॉर्मूला विच इज डिराइव्ड। तो ये आप याद रख सकते हैं, नहीं तो भूल भी जाएंगे। तो ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये है एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला बन के आ सकता है यूजिंग एंगल्स। अगर मान लीजिए ए क्रॉस, ए और बी 2 वेक्टर है, उसके बीच का एंगल सपोज θ1 है। ठीक है, सिमिलरली सी और डी कहीं होगा, उसके बीच का एंगल θ2 है। तो ए क्रॉस बी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, साइन θ1, क्रॉस में साइन होता है, एन कैप भी होता है, लेकिन वो डॉट करके ये एन कैप भी होगा। ये लेट्स कॉल इट n1 कैप। इसके परपेंडिकुलर एक n2 कैप भी होगा। इस दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं n1 कैप, और n2 कैप के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, n1 डॉट n2। सिंस ये दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो n1 का मैग्नीट्यूड 1, n2 का मैग्नीट्यूड 1, तो बस बचा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये n1 कैप n2 कैप को डायरेक्ट कॉस अल्फा लिख देंगे। फिर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, एंड साइन ऑफ θ2 एंड कॉस ऑफ अल्फा। तो ये एक और फॉर्मूला बन सकता है। अगर आपको एंगल्स पता है, ये तब यूज करेंगे जब एंगल्स के बारे में कमेंट हो या एंगल्स के बारे में पूछा जाए।
जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो वेक्टर्स दिया हो तब ऐसे करके निकाल लेंगे, एंगल्स के बारे में कमेंट करना रहा तब ये यूज करेंगे, ठीक है। इसका एज सच कुछ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं एक चीज सोच रहा था ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, देखिए डॉट आपको यूज करना है ना जब भी एंगल्स का बात रहे या प्रोजेक्शन। डॉट कब यूज करते हैं, एंगल, जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया तब कॉस थीटा निकालते हैं, निकालना आसान है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर वो प्रोजेक्शन कभी भी आ जाए तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट कब यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी वही यूज हो सकता है अगर एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी या सी क्रॉस डी निकालने आए। अब ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर देगा जो परपेंडिकुलर होगा, और ये भी एक वेक्टर देगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये दो, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल निकालने आ सकता है, ठीक है। ये अल्फा निकालने आ सकता है। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, सी क्रॉस डी निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे। जैसे कि इसका इसमें नहीं एग्जाम्पल, प्लेन्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एक प्लेन है वो दो लाइन को कंटेन कर रहा है, ए एंड बी, दो वेक्टर या लाइन, ठीक है, उसका डायरेक्शन रेशियोज गिवन होगा। एंड एक और प्लेन है सी वेक्टर या सी लाइन और डी लाइन, ये दो लाइन को कंटेन कर रहा है। तो इस दो के बीच का एंगल क्या होगा, तो वी नो एंगल बिटवीन प्लेन्स इज एंगल बिटवीन देयर वेक्टर्स, देयर यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों निकाल लेंगे। n1 कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी करके, और ये कैसे निकालेंगे, सी क्रॉस डी करके। अब फिर ये दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए डॉट करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी से डिवाइड करना ही पड़ेगा। इसमें ये फॉर्मूला सच यूज नहीं होगा, आप आराम से ए क्रॉस बी निकालिए, आप आराम से सी क्रॉस डी निकालिए, फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें वो नॉर्मल तरीका ही निकलेगा कि एक एक करके सब निकालेंगे। इस केस में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये चीज इंपॉर्टेंट है। एज सच कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इस पूरे चीज का। एप्लीकेशन डॉट का ही सोचिए कि एंगल और प्रोजेक्शन निकालने में आता है। तो यही है आपका ओवरऑल, यही चीज दिमाग में रखना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में। अब आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। इसका मीनिंग ये होगा, चार वेक्टर सब में क्रॉस लगा रहेगा। ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस है कि पहले ये करो फिर ये करो, ठीक है। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, अगेन कोई नया प्रॉब्लम है तो उसको पुराने में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मान लेते हैं आर वेक्टर, तो अब ये हो गया आर क्रॉस सी क्रॉस डी, ये क्या बन गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर इसका तो फॉर्मूला आता है, जो अकेला वेक्टर उसको दूर के साथ डॉट करिए, आर डॉट डी, बच क्या गया सी वेक्टर माइनस आर डॉट सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, ये हो जाएगा। सर एक और तरीके से तो मान सकते थे, इसको आप आर माने, इसको भी तो आर मान सकते थे। हाँ बिल्कुल मान सकते थे। अच्छा पहले इसको आर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर के जगह क्या है, ए क्रॉस बी डॉट डी। ये कुछ आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या लग रहा है सोचिए, ये जाना पहचाना सा है ये कुछ। ए क्रॉस बी डॉट सी, तो दिस इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ STP ऑफ ए बी एंड डी, सी वेक्टर माइनस ए बी सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो ये एक फॉर्मूला बन के आता है जिसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सेम एज जैसे VTP पे याद रखते थे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे ही ये भी आया। सोचिए इसमें ए बी है ना, अब दूर वाले के साथ बॉक्स लेंगे, ए बी दूर वाले के साथ डॉट भी कर सकते, ए क्रॉस बी दूर वाले के साथ डॉट। आप इसको आर के बिना भी सोच सकते थे, और यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो जैसे VTP में याद रखते थे एक वेक्टर फिर दूर वाला के साथ डॉट मल्टीप्लाइड बाय सी वेक्टर, ABC इसके साथ ये। तो अब एक और फॉर्मूला बना रहे हैं, आप खुद से डिराइव भी कर सकते हैं। इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करें, ये जो है ना इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो हो गया, लेट मी रिमूव द एरोस। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो ये दूर वाला के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, CD। अब CD A लिखेंगे, ठीक है, C क्रॉस D डॉट ए, और कॉम्यूटेटिव होता है, ACD लिखे या CDA बाद बराबर है क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में। तो अगेन CDA लिखे, और आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ACD भी लिख सकते हैं ऑर्डर में, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर जो ABCD ऑर्डर में, ऐसे भी लिख सकते हैं। बच क्या गया सर, बी वेक्टर माइनस
क्या हो गया अब, ये वेक्टर का हो गया, दूर वाले के साथ हो गया, पास वाले के साथ करेंगे तो सी डी बी, आप बी सी डी भी लिख सकते हैं, और ए वेक्टर। तो ये याद करने का जरूरत नहीं है, आप पैटर्न देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस देखिए, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका ज्योमेट्रिकल, ये आप ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं। ये मैंने बताया था कि अगर हम लोग लिख दिए एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि आर वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, या आर ए बी सब कोलिनियर है। तो अगर कोई एक वेक्टर को इस दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब ये जो आर वेक्टर है वो ए और बी वेक्टर के प्लेन में ही है। ए वेक्टर का कुछ एक्स टाइम्स है और बी वेक्टर का कुछ वाई टाइम्स है, और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये कोप्लेनर में ये आर वेक्टर इसी के प्लेन में है। तो ये जो न्यू वेक्टर आया, ये भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। ये स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया, इन द प्लेन ऑफ सी एंड डी वेक्टर। इस फॉर्मूला से तो ये पता चल रहा है कि सर ये जो एक वेक्टर आएगा वो सी और डी के प्लेन में है। यहां से तो कुछ और ही पता चल रहा है, यहां से मिल रहा है कि इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ये कैसे हो सकता है, कोई वेक्टर सी और डी, कोई एक वेक्टर जो सी और डी वेक्टर के प्लेन में और ए और बी वेक्टर के प्लेन में, ये कैसे हो सकता है। सोचिए, अपना रूम को देखिए, अपना जहां बैठे हैं रूम को देखिए, एक प्लेन मैंने बना दिया, इसमें क्या है, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर, एक और प्लेन बना दिया, ठीक है, एक और प्लेन बना दे रहे, सपोज करिए ऐसा बना दे रहे, इसमें क्या है आपका, क्योंकि दिस शुड मेक सेंस। देखिए क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस एनी वेक्टर, मतलब जो भी वेक्टर होगा। अच्छा यहां पे है ना, पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का एक और सिग्निफिकेंस समझिए। जैसे कि ए क्रॉस बी हम लोग कहते हैं, तो ये आर वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये होता है। यहां पे ए के जगह अपने आप में ए क्रॉस बी है, ए के भी परपेंडिकुलर होगा बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी का ये सिग्निफिकेंस है। यहां पे क्या सिग्निफिकेंस आएगा, जो भी वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी होगा। ये समझ रहे हैं, ए क्रॉस बी का क्रॉस ही कर दिए, मतलब जो भी न्यू वेक्टर आएगा इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी का ये डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वापस से तो यही आ गया, वापस से वेक्टर कम्स बैक टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, दैट्स व्हाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी आ रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस है तो एक नया वेक्टर आएगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। ये होगा, यहां पे इंडिविजुअल वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी इटसेल्फ। तो जो भी वेक्टर आएगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वापस से यही प्लेन में आ जाएगा ना। यहां पे आपका ए क्रॉस बी था, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। अब एक ऐसा वेक्टर लेना जो इसके परपेंडिकुलर वापस से यहीं आ गया, वापस से यहीं आ गया। दैट्स व्हाई दिस मेक सेंस कि जो भी वेक्टर आएगा इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। सेम एनालॉजी आप यूज कर सकते हैं सी क्रॉस डी के लिए, जो भी वेक्टर होगा इट शुड बी परपेंडिकुलर टू सी क्रॉस डी, ठीक है, सी क्रॉस डी के परपेंडिकुलर होगा। लेट मी चेंज द पेन, इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये हो गया सी क्रॉस डी का डायरेक्शन, ये क्रॉस नहीं, सी वेक्टर डी वेक्टर है, क्रॉस तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये कॉमा दे देते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, वापस से यही प्लेन में आ गया, ठीक है। अब सोचिए ये वेक्टर कहां लाई करेगा, सी और डी के भी प्लेन में लाई करना चाहिए, ए और बी के भी प्लेन में लाई करना चाहिए। तो इट विल लाई हियर इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दो प्लेन के इंटरसेक्शन में लाई करेगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस। ये हो गया एक तरीके का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस।
ठीक है, तो हो सकता है प्लेन्स में ना आपको दो प्लेन के जो इंटरसेक्ट होने वाले लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो पूछ दिया, तो ये वेक्टर बता देगा उसका डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर मिल गया, उसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही डायरेक्शन रेशियो की तरह काम करता है। तो ये आपका 3D में हेल्प कर सकता है, ये सिग्निफिकेंस है। आप अपने रूम को देख सकते हैं, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक जो एज पार्ट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, या एज बोलेंगे अगर क्यूब के सेंस में देखेंगे तो दिस इज रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी। ये सी और डी के भी प्लेन में, ये दो वेक्टर के प्लेन में भी है और इसके प्लेन में भी है। तो या दैट्स इट। और ऑब्वियसली इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन थीटा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड दिस इज अ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो कि काम आ सकता है। ठीक है, हाँ, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, एंड इट द फॉर्मूला शुड मेक सेंस कि ए और बी के प्लेन में कैसे हो रहा है। परपेंडिकुलर वापस से परपेंडिकुलर, वापस से वहीं आ गया, इधर से परपेंडिकुलर गए बट इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वापस से वहीं आ गए। ठीक है, इधर भी जाएंगे तो वही प्लेन में हो, तो दैट डज नॉट चेंजेस। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इतने ही कॉन्सेप्ट्स है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, दैट्स बस इतना ही है, डन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस दिमाग में रखना है। फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो चल जाएगा। इसको याद करने का तरीका VTP जैसा ही है, और इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं इजिली, नहीं तो A B B C D हो गया, खत्म। क्वेश्चन बनाते हैं सो डैट, इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो ये प्रूव करना है, ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, दो वेक्टर सेम है, ये इसके बराबर प्रूव करना है। फॉर्मूला से प्रूफ खो जाना चाहिए। अब फिर इसके साथ ये डिड्यूस करना है। अच्छा, ये तो फेमस रिजल्ट है, ये वी लर्न इन STP एज प्रॉपर्टीज। तो इसको डिराइव करते हैं। इसको एक डिराइव करने का वो लेंदी तरीका भी था, लेट्स सी कोई छोटा तरीका है अकॉर्डिंग टू दिस। पहले ये डिराइव करते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। अगेन C वेक्टर के टर्म्स में लिखना है ना, ठीक है। तो इस दूर वाला को इसके साथ करते हैं, BCA, याद है तरीका, दूर वाले के साथ पहले बच गया C वेक्टर, माइनस BC, अब पास वाले के साथ लिखेंगे BC वेक्टर A वेक्टर। तो आप देख सकते हैं ये तो जीरो होगा बिकॉज टू वेक्टर सेम हो गया। STP में कोई भी दो वेक्टर सेम होता है तो जीरो होता है। अब ये साइक्लिक ऑर्डर में तो BCA लिखें या ABC, बस एक लाइन में प्रूफ हो गया, नहीं तो हालत खराब हो जाता अगर बेसिक से डिराइव करने जाते हैं। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन 2 लाइन में, एज सिंपल एज दैट। क्या यूज किया सर? फॉर्मूला यूज किया हम लोग। तो फॉर्मूला यूज करके ये आ गया। अब यहां से ये डिराइव करना है। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन डिराइव दिस फ्रॉम दिस। तो हम लोग के पास ये है ABC, A ऐसे लिखते हैं, A क्रॉस B डॉट C वेक्टर, ये हम लोग को इसके बाद, अच्छा ये पूरा रिजल्ट वैलिड है। लेट्स राइट इट लाइक दिस। तो ये आप खुद से भी सोच सकते हैं कैसे करें। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ये C क्रॉस A इज इक्वल टू ABC C वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका ये LHS को थोड़ा सा अच्छा सा लिखा है। LHS को इफ आई राइट लाइक दिस, क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? B क्रॉस C क्रॉस A है ही, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम लोग के पास तो ये प्रेजेंट है ना, तो इससे ये बनाए, मतलब ये बनाए, ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये पार्ट ऑलरेडी है ही। तो ये गिवन था, हम लोग को यहां से यहां पहुंचना है, तो बस एक्स्ट्रा चीज क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा चीज ये आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? सोचने का तरीका एक डेवलप हो रहा होगा कि सर A क्रॉस B से डॉट कर देते हैं बोथ साइड, तब तो पूरा LHS एक्सप्रेशन हो गया। LHS एक्सप्रेशन हमारे पास परोस होके आ गया। दोनों तरफ से आप कोई भी डॉट कर सकते हैं, किसी से भी क्रॉस कर सकते हैं, दिस इज अलाउड। वेक्टर इक्वेशन हम लोग करते ही थे। तो दिस बिकम्स आवर LHS पार्ट। देखिए A क्रॉस B, B क्रॉस C क्रॉस A का डॉट आ गया, यानी कि STP आ गया, डॉट और क्रॉस। तो A क्रॉस B बन गया, B क्रॉस C बन गया, C क्रॉस A बन गया। अब यहां पे क्या किया जाए? अब डॉट क्या होता है? डॉट
कॉम्यूटेट, ये कुछ स्केलर है के, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। के बाहर निकल गया क्योंकि स्केलर बाहर निकल जाता है डॉट या क्रॉस से। तो ये देखिए क्या बन गया, क्या बन गया, एसटीपी बन गया। ये भी तो वही था। तो डेट्स इट, एक लाइन में, 2 लाइन में प्रूफ हो गया। तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया कि ये प्रूफ करने में हेल्प आ गया। ऑब्वियसली लॉन्ग मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं, बट दिस इज अ इजियर प्रूफ एंड ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, ये PYQ नहीं था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था एप्लीकेशन पार्ट। वी हैव अप्लाइड VT वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो ये एक उसका फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो गया। एसटीपी का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यूज हुआ। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 1 जो IIT में 2009 में आया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें ये गिवन है, तो ये देखते ही क्लिक कर रहा है कि ये आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसमें आप वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट उससे कुछ उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें है ना वो आप यूज करिए जो नॉर्मल सा कर सकते हैं, एंगल्स वाला। ठीक है, A क्रॉस B है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स भी आप देख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, यहाँ पे साइन थीटा 1 मान ले रहे, सेम एज दिस जो मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। डायग्राम हम थोड़ा सा लेटर में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा सा रिजल्ट बनेगा। साइन थीटा 2 मान लेते हैं, C और D के बीच का एंगल, और डॉट है तो कॉस वाला फॉर्मूला आएगा, अल्फा मान लेते हैं, ये 1 है। तो इसके बाद आप सोचिए साइन थीटा 2 कॉस अल्फा, ये 1 कब होगा? और बाकी सब 1 हो गया, अगेन सारा यूनिट वेक्टर्स था तो सारा मैग्नीट्यूड 1 हो गया, उसको नहीं लिखे। तो ये ओनली पॉसिबल इफ, सोचिए, क्योंकि ये तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा हुआ तब प्रोडक्ट 1 कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सब फिर 1 बड़ा होना पड़ेगा, 1 से तो बड़ा होने वाला रहा। तो थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 90 डिग्री, अल्फा आपका 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अल्फा 0 डिग्री रहेगा तब 1। अब एक डायग्राम बना सकते हैं, अब एक डायग्राम बनाने का मन कर रहा है। अच्छा, यहां से क्या पता चल रहा है कि एंगल बिटवीन A एंड C cos थीटा हाफ 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो A और B 90 डिग्री पे, तो 2 वेक्टर्स आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बना सकता है। आई होप दिस मेक सेंस। और फिर इसको एक प्लेन में भी बना सकते हैं, और एक C वेक्टर है जो इसके साथ क्या है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं A और C आपका 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, ये अगर A वेक्टर माने तो ये 60 डिग्री है। अब C वेक्टर परपेंडिकुलर है आपका D वेक्टर के साथ, तो ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर करके एक प्लेन बनाए, तो इसका एक प्लेन बनाए और ये एक प्लेन बनाए, तो दोनों पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि एंगल बिटवीन N1 कैप और N2 कैप दोनों क्या है आपका 0 है। ठीक है, तो ये दोनों भी पैरेलल होना चाहिए। हो पैरेलल का एहसास हो रहा है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि इसका क्रॉस इसका कैप और इसका कैप भी पैरेलल होगा, तब उसका डॉट आपका मतलब cos 0 1 हो जाएगा। वहां से cos 0 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब ABC आर नॉन कोप्लेनर। ABC आपका क्या दिया हुआ है? नॉन कोप्लेनर। तो एक तो तरीका है कि अगर कोप्लेनर होता है तो ABC आपका बॉक्स 0 होना चाहिए। क्या डायग्राम से मिल रहा है ABC आर नॉन कोप्लेनर? नहीं, आपका प्लेन में भी आ सकता है। ये 2 वेक्टर 90 डिग्री में है, तो हो सकता है ये सट जाए। ठीक है, हो सकता है ये C वेक्टर यहाँ पे हो, पता नहीं है। तो ये कुछ डिड्यूस करना पड़ेगा या फिर ये दिखाना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। तो AB डॉट C दिखाना है आपको 0 के बराबर। तो इसमें है ना, आप इसका ये इधर अल्फा क्या है, 0 है। अल्फा मतलब यहां ध्यान दीजिए कि A क्रॉस B वेक्टर एंड C क्रॉस D वेक्टर आर पैरेलल। ये पैरेलल है, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि यही दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब पैरेलल। अब पैरेलल का एक फॉर्मूला होता था कि 2 वेक्टर पैरेलल है ना, तो बस लैम्डा टाइम्स ही डिफरेंस होगा।
क्योंकि डायरेक्शन तो सेम हो गया, सोचिए ना, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल सेम ही है, तो बस डायरेक्शन में मतलब बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा, डायरेक्शन तो लगभग एक ही तरफ है, या तो इधर होगा या तो +1 होगा या तो -1 होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, पैरेलल का आप डायरेक्ट भी याद भी कर सकते हैं, तो ये है। अब सोचिए हम लोग को क्या बनाना है, ए बी सी का डब्बा बनाना है, इसका मतलब क्या, A क्रॉस B डॉट सी, बोलिए क्या करे तब, A क्रॉस B डॉट सी करना है, ये रिजल्ट हमारे पास है, तो इसको कुछ नहीं बस डॉट सी कर दीजिए, तो ये बन गया डब्बा ऑफ ABC दिस, और यहाँ पे C दो वेक्टर सेम हो जाएगा तो ये 0 हो गया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आई होप दिस मेक सेंस, ये कंक्लूजन मेक सेंस। दो वेक्टर पैरेलल होगा तो लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। अब खुद से सोचिए, BCD करना है तो किसके साथ डॉट करे, किसके, यहाँ पे तो A है, यहाँ पे CD है, बस B का कमी है, तो किसके साथ डॉट करें, डॉट विथ B वेक्टर करिए, ये हो गया 0, ये हो गया लैम्डा टाइम्स BCDB लिखे या BCD लिखे, बात बराबर है, साइक्लिक है, तो ये भी क्या हो गया 0, देयरफॉर इट शुड बी कोप्लेनर, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, कोप्लेनर आ रहा है। अब दिखाना है BD आर नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल दिखाना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों का सेंस आ गया। B और D आर नॉन पैरेलल, ऐसे डायग्राम से तो कुछ कुछ फील हो रहा है कि नॉन पैरेलल है। हमारे पास क्या है, A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, ठीक है, और फिर क्या है, C वेक्टर परपेंडिकुलर टू D वेक्टर, तो B और D पैरेलल है कि नहीं, B और D पैरेलल है कि नहीं, मान लेते हैं, लेट सपोज, और ABC एक ही प्लेन में, यहां से क्या पता चल रहा है, एक ही प्लेन में, तो इसको सटा के यहां पे कर सकते हैं, हाँ हाँ, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, लेट B वेक्टर पैरेलल टू D, वैसे तो डायग्राम से दिख रहा है कि पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं B वेक्टर D वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, तो कैसा सिचुएशन आएगा, B वेक्टर, तब क्या हो जा रहा है, ये ध्यान दीजिए, दिस इंप्लाइज अगर B और D वेक्टर दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल है, इमेजिन करिए, तो अगर मैं कहूं कि A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये इसके पैरेलल वाले के साथ भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट मेक सेंस, इसके परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली पैरेलल वाला भी सेम डायरेक्शन होगा ना, तो दिस इंप्लाइज A वेक्टर परपेंडिकुलर टू D वेक्टर एंड C वेक्टर परपेंडिकुलर टू D वेक्टर। तो अब यहां से सोचिए, एक वेक्टर है, एक वेक्टर और है जो परपेंडिकुलर हो गया D वेक्टर के साथ, एक और वेक्टर है जो कि कोप्लेनर है, ACD, यहां पे B कर देते हैं, A परपेंडिकुलर टू B, ACD भी कर सकते हैं बट B कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे B कर रहे हैं, इसके जगह B कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर एक हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आए जिसको आंसर करना डिफिकल्ट हो जाए, बट हो जाएगा। A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B है, C भी B के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेम लॉजिक जो A और B के साथ यूज किया, C D के परपेंडिकुलर है और D पैरेलल टू B है, तो C परपेंडिकुलर टू B, मेक सेंस। अब ध्यान दीजिए, एक वेक्टर है जो एक वेक्टर है B, A वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, एक और वेक्टर है C जो इसके परपेंडिकुलर है, तो A और C के बारे में क्या कह सकते हैं, ये एक ही प्लेन में, ये इंपॉर्टेंट है, एक ही प्लेन में, दिस इंप्लाइज A पैरेलल टू C, ये क्या मेक सेंस कर रहा है, ये बेसिक है जो हम लोग रिलेशंस में भी यूज करते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन था कि परपेंडिकुलर्स क्या ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव नहीं होता है, क्योंकि A B के परपेंडिकुलर है, C B के परपेंडिकुलर, B C के परपेंडिकुलर है, तो दिस डज नॉट इंप्लाइज कि A और C परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर नहीं आता था, क्या आता था, पैरेलल आता था, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक प्लेन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक प्लेन में नहीं रहेगा तो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तीन वेक्टर 2D में ये रिजल्ट वैलिड है, 3D में क्या हो सकता है, 3 वेक्टर्स कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, XYZ एक्सिस, ठीक है, तो इस प्लेन में था इसीलिए यहाँ पे ये हो रहा है, नहीं तो परपेंडिकुलर होगा।
वहां से भी इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ठीक है। तो ए पैरेलल टू सी है, मतलब थीटा एंगल कितना हो गया, एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ए डॉट सी क्या आएगा आपका 1 आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस 0 1, यहाँ पे तो हाफ हो गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसीलिए पैरेलल नहीं है, क्योंकि ए और सी के बीच में तो एंगल दे दिया, और अगर पैरेलल होता तब ये बी और डी पैरेलल होता तब ए और सी भी पैरेलल आ जा रहा है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, 0 डिग्री या 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो आर नॉन पैरेलल सही है, क्योंकि यहां से डायग्राम से भी दिख रहा है कि पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल हो जाएगा तो ये ए डॉट सी भी आपका एंगल में नहीं होगा, 60 डिग्री में नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। इसको आप मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं, ए डॉट सी 1 या -1 आप मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं, यहाँ लॉजिकली भी शो किए, मैथमेटिकली भी आप शो कर सकते हैं। दिस इज योर चैलेंज। जैसे मैंने यहाँ से प्रोसीड किया था ऐसे ही आप यहाँ से भी प्रोसीड करके कर सकते हैं, मैथमेटिकली ए डॉट सी कर सकते हैं। अब सिमिलरली ए और डी पैरेलल है, ए और डी पैरेलल तो नहीं लग रहा है, ए और डी पैरेलल, ये कैसे दिखाएं, ए और डी अगर पैरेलल है, दिस इंप्लाइज ए और सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, इफ ए एंड डी आर पैरेलल। ये सोचिए अगर ए और डी पैरेलल है, ए वेक्टर डी वेक्टर अगर पैरेलल है तो सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है ना, तो ये दोनों पैरेलल है तो सी वेक्टर इसके साथ भी ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, इफ दैट मेक्स सेंस। समझ में आ रहा है, इसके पैरेलल है ये दोनों, इसके परपेंडिकुलर है तो इसके ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो सी एंड ए आर परपेंडिकुलर, बट दिस डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि इसके बीच का एंगल तो 60 डिग्री यहां से कंक्लूड हो गया था, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सेम लॉजिक से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि बी और सी भी कैसे पैरेलल हो सकता है, सेम लॉजिक से, क्योंकि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इसका फाइनल आंसर सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार और रिपीट करने वाला सवाल है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत जगह इसका एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं है, आप देख सकते हैं और जगह, तो मैंने बहुत सोचने के बाद ये फाइनल आंसर पे आया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ एक्स्ट्रा आपके अंदर सोच है या कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो। तो ये था पहला क्वेश्चन, बाकी के 2 क्वेश्चन और आए हैं, इजी है। प्लेन से और क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो नहीं लाया हूँ, सिर्फ वेक्टर से जो क्वेश्चन है वही इस क्लास में कवर होगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 वेक्टर है और ये क्या है, वही वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। प्लेन्स, थोड़ा सा प्लेन्स आए, देखिए एक प्लेन है P1 प्लेन डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ वेक्टर्स A एंड B, तो कोई एक A वेक्टर है, कुछ एंगल पे B वेक्टर होगा, एंड C एंड D वेक्टर्स, C वेक्टर D वेक्टर। तो इसका सिग्निफिकेंस यूज करिए, वो क्रॉस सेक्शन वाला नहीं, यहाँ पे है ना, ये यूज करिए कि एंगल बिटवीन A क्रॉस B मतलब यही ना A क्रॉस B का डायरेक्शन हुआ, यही ना C क्रॉस D का डायरेक्शन हुआ। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि A क्रॉस B अगर 0 है ना तो इसका सिर्फ ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे साइन थीटा आता है तो थीटा 0 डिग्री हो जाए, और इंडिविजुअल वेक्टर भी 0 हो सकता है, यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है कि नॉन जीरो वेक्टर, बट मान के चलते कि नॉन जीरो वेक्टर, नहीं तो प्लेन ही कैसे बनेगा, अगर 0 0 वेक्टर है तब क्या ही प्लेन का मायने हुआ, तो लॉजिकली ये नहीं होना चाहिए, तो दिस इज नॉट। तो 2 वेक्टर का क्रॉस 0 मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0, तो एंगल बिटवीन देयर, ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो बोलते हैं, इसके और इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन देयर प्लेन्स इज ऑल्सो 0 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि अगर ये क्रॉस 0 है तो एंगल बिटवीन प्लेन्स कैसे निकालते हैं, n1 कैप निकालते हैं और n2 कैप निकालते हैं, उसके बीच का एंगल देखते हैं, तो n1 कैप ये आ गया, n2 कैप ये आ गया, उसके बीच का क्रॉस 0 दिया हुआ था, मतलब थीटा ही 0 डिग्री आ गया आंसर। कुछ और रहता तब A और B के बारे में जानकारी देना चाहिए तभी, क्योंकि एंगल निकालना है तो डॉट करके कॉस थीटा से ही निकालते हैं, A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B,
नहीं तो अगर थीटा एक्चुअल में निकालना है तब ये फॉर्मूला ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। यहाँ पे वेक्टर ए के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया। 0 डिग्रीज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रूफ वाला सवाल है, बट ये मत बोलिएगा कि सर प्रूफ वाला क्यों करा रहे, ऑप्शन दे देगा, ये हटा के ऑप्शन में दे देगा, तो वी शुड फोकस ऑन LHS पार्ट। तो ये पूरा को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद करने का तरीका, अच्छा अब क्या यूज करें, ए बी मतलब सी और डी वेक्टर के टर्म्स में लिखे, दो फॉर्मूला होता है, अगेन दो फॉर्मूला होता है, सी और डी वेक्टर्स के टर्म्स में, बी और ए वेक्टर्स के टर्म्स में। तो बताइए आप सोच के कि सर ए और बी के टर्म्स में लिखे या सी और डी वेक्टर्स के टर्म्स में लिखे, ये प्रूफ करना है। तो हमको यहाँ ए वेक्टर दिख रहा है, तो ए और बी के टर्म्स में लिखने का ट्राई करते हैं। तो इसको डॉट करेंगे इसके साथ, सी डी ए। अच्छा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये ऊपर में टोपी नहीं बना रहे, एरो नहीं बना रहे, बच गया बी वेक्टर माइनस सी डी बी ए वेक्टर। लेट्स सॉल्व इट फास्ट। ये डी बी ए के साथ दूर के साथ जाएगा, ऐसे याद रखिएगा, पहले दूर को के साथ जाएगा फिर पास के साथ। ये एक रील पता नहीं आप लोग देख रहे थे कि नहीं, कि एक टास्क था बच्चा लोग को कि एक एक करके उठाना, बहुत सारा क्या बोलते हैं कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रख दिया गया लाइन में, तो एक बच्चा हो रहा है पास, एक एक करके पहले पास वाला उठाया, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, और जो दूसरा बच्चा था वो पहले लास्ट वाला उठाया फिर आके रखा, फिर सेकंड लास्ट वाला उठाया फिर आके रखा, फिर थर्ड लास्ट वाला। तो दोनों में कौन जीतेगा, तो ये वाला बच्चा जीत जाता है जो पहले लास्ट वाला उठा के रखता है। तो वैसे आप याद रख सकते हैं कि पहले लास्ट वाला उठा के रखना है यहाँ पे, फिर माइनस पास वाला उठा के रख देना, ठीक है, डॉट किया जाता है यहाँ पे। बच क्या गया ए वेक्टर, फिर ये सिमिलरली इसको लेंगे इसके साथ। अगेन इसको क्यों ले रहे, क्योंकि ए वेक्टर हम ए के वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, बी सी ए डी वेक्टर बचा माइनस बी सी डी ए वेक्टर बचा। लेट सिंप्लीफाई, तो होपफुली सारा बी बी कैंसिल हो जाना चाहिए। तो क्या करें, बी वेक्टर और कहीं बी वेक्टर है, अच्छा इसमें और कहीं एक जगह उल्टा करना चाहिए था, एक जगह है ना हम लोग गलती किए, क्योंकि फिर कैंसिल ही नहीं होगा ना। ये बी सी डी ये बी सी डी वाला है, ठीक है, ये अपना बी सी डी, ये बी सी डी है, ये भी सही है। यहाँ पे है ना उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर कैंसिल नहीं हो रहा, ये और ये बी सी डी है, दिख रहा है आपको, आ गया। तो इधर है ना, इधर ऐसे नहीं ओपन करते हैं, इधर ऐसे ओपन करते हैं। ये भी सही था, लेकिन सोचना है ए सी बी दूर वाले के साथ डी वेक्टर माइनस ए सी डी पास वाले के साथ बी वेक्टर। अब देखिए ये और ये बराबर है, ए सी डी साइकिल में ये खत्म और ये खत्म, ए सी बी, हाँ क्योंकि ये नेगेटिव है, ये ए सी बी है ना, ऑर्डर में नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं ना ए सी बी नेगेटिव, ठीक है। एक को पलट दिए तो नेगेटिव हो जाता है, ये और ये को इंटरचेंज कर दिए तो एक रो को इंटरचेंज करते तो नेगेटिव आता है डिटरमिनेंट में, दो को इंटरचेंज कर देते तब वापस से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इसके साथ कट जा रहा है, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो ये दोनों ऐड होके क्या बन गया आपका, RHS बन गया। सी डी बी लिखिए या बी सी डी वैक्टर लिखिए, आ गया। तो ये एज सिंपल एज दैट। तो ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। आपको एक और होमवर्क दे रहे हैं, जैसे ये ए वेक्टर्स के टर्म्स में कुछ आया ना, हमको लग रहा है आई थिंक ए सब में है ना, बी सब में है, बी सब में, ये बी वेक्टर के टर्म्स में भी कुछ आएगा, ये सी वेक्टर के टर्म्स में भी कुछ आएगा, एंड आई एम थिंकिंग ये डी वेक्टर के टर्म्स में भी कुछ आएगा। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें हो सकता है चारों करेक्ट कर दे या कोई 2 करेक्ट कर दे। तो ये तो फ्यूचर ईयर एडवांस के लिए तो अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस में आ सकता है। ये दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक ए वेक्टर के टर्म्स में, एक बी वेक्टर के टर्म्स में, चारों में सिंपल मैनिपुलेशन है। आपको सोचना है कि 2 में ए वेक्टर बचाना है, 2 को ऐसे रखेंगे कि कैंसिल हो जाए, बाकी 2 को कैंसिल करने के लिए। तो आप ये कमेंट कर सकते हैं ये चारों, या आई एम थिंकिंग कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें वैसा कुछ नहीं होता है कि इधर उधर आ जाए, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये ए वेक्टर के टर्म्स में भी आ सकता है, ये बी वेक्टर के टर्म्स में भी आ सकता है, ये सी वेक्टर के टर्म्स में भी आ सकता है,
और ये डी वेक्टर के टर्म्स में आ सकता है। दिस इज अ गुड रिजल्ट, इसका कुछ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है। प्योर ए वेक्टर बन गया, प्योर बी वेक्टर बन गया। नाउ आई एम थिंकिंग मोर, इट मेक्स सेंस। दिस इज, आई एम क्लेमिंग पैरेलल टू, ये अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने सोचा सिंस ये आ गया ना, ये लैम्डा टाइम्स क्या आ गया, इसको आप ऐसे देखिए, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये पूरा वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर आ गया, दिस इंप्लाइज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो आई एम क्लेमिंग कि दिस होल वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर, पैरेलल टू सी वेक्टर एंड पैरेलल टू डी वेक्टर। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? पैरेलल है मतलब आपका थीटा क्या है, 0 डिग्री, तो क्रॉस विथ ए करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा करना पड़ेगा। क्रॉस विथ ए करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इस बड़े को पहले ये सिंप्लीफाई करो फिर करो तो वो हो जाएगा। और डॉट विथ करेंगे तब तो आपका cos 0 1 होता है, तो उसमें गायब नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली दिस इज पैरेलल टू बी सी डी दैट आई एम थिंकिंग, ये होना चाहिए। प्रूफ क्या, प्रूफ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, और कोई प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ सोचना पड़ेगा, क्या और कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी सेंस कर रहा है, तो वो सोचना पड़ेगा। ये आ जा रहा है, दैट्स इट फॉर टुडे। ये भी पुराना आईटी का सवाल है, ये भी क्वेश्चन हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप रिपीट कर सकते हैं, कोई और मेथड है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज अ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड दैट्स इट फॉर टुडे। See you in another lecture. I hope you learned something new. Thanks for watching.